कैसे हैं आप लोग? मौसम का क्या हाल चाल है आपके तरफ? बारिश या गर्मी? हम्म। हाँ, मोस्टली अभी बारिश हो रही होगी सभी जगह। चलिए, बढ़िया है। भाई बोल रहा है इंडिया या भारत, किस ओर हैं आप? अभी हम लोग केवल पीसीएम पे ध्यान दो। चलो, तो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं ईएम वेव का। मोमेंटम कैरिड बाय ईएम वेव। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है जेई मेंस ने। तो मोमेंटम ऑफ ईएम वेव तो सभी लोग जानते ही हो। ठीक है। मोमेंटम जो है अपना कैरिड बाय ईएम वेव क्या होगा, तो आप बता सकते हो। यहां पर अपने पास जो एनर्जी है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हो, है ना? फोटोन, फोटोन होते हैं ना, एनर्जी पार्टिकल। अरे हर जगह खुश रहता हूँ भाई, काहे टेंशन ले रहे हो? ड्रॉपर में खुश नहीं होते, यहाँ खुश रहते हो। ये तुम्हारा नजरिया है। तो E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एच बाई एम वी। डी ब्रॉगली से लैम्डा हो जाएगा एच बाई एम वी, एच बाई पी, है ना? तो यहां से अब देखो एच बाई लैम्डा, पी क्या आ रहा है तुम्हारा, एच बाई लैम्डा। और एच बाई लैम्डा यहां से निकाल लो, एच बाई लैम्डा हो जाएगा ई बाई सी। तो ये हो जाएगा ई बाई सी, बोलो। एच बाई लैम्डा हो जाएगा ई बाई सी, है ना? तो मोमेंटम कैरिड बाई ए ईएम वेव, वो आप बता सकते हो, इट इज इक्वल टू ई बाई सी। ठीक है। तो ई बाई सी का मोमेंटम कैरिड करेगा, तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, ई बाई सी, वेर ई इज द एनर्जी। तो ये मोमेंटम कैरी करेगा अपना ईएम वेव। ठीक है, ईएम वेव ये मोमेंटम कैरी करेगा, तो ये एक ध्यान रखना। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, और वो है अपना रेडिएंट प्रेशर का। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, रेडिएंट प्रेशर। तो रेडिएंट प्रेशर मतलब ड्यू टू ईएम वेव का मतलब रेडिएशन के वजह से। तो रेडिएंट प्रेशर बस लिख दे रहा हूं, अंडरस्टूड है कि वो ईएम वेव की वजह से प्रेशर है। मतलब कोई लाइट रे, है ना, कोई लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगी, तो वो वहां से फिर जो है कुछ प्रेशर क्रिएट करेगी। क्यों प्रेशर क्रिएट करेगी, देखो। मान लेते हैं, इसमें दो केस देखते हैं, मैं जनरल पहले बोल देता हूं कि हमारे पास कोई एक मेटल प्लेट है, कोई मेटल प्लेट है, और यहां से कोई ईएम वेव मान लो आ रही है, यहां से कोई ईएम वेव आपकी आ रही है। तो जो भी ईएम वेव आएगी आपकी, मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग है, तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली गई। तो जो भी अपने पास ईएम वेव आई है, वो कोई ना कोई मोमेंटम कैरी करके आ रही होगी। तो ये जो मोमेंटम है तुम्हारा,
कोई मोमेंटम कैरी करके, यार मान लेते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लाइट रिफ्लेक्ट होके चलेगी. लाइट इज बेसिकली आवर ईएम वेव. ठीक है, लाइट इज बेसिकली आवर ईएम वेव. तो यहां से थैंक यू सर, कल के कॉन्सेप्ट से 25 PYQ बन गया. बन जाएंगे क्योंकि चैलेंज लेकिन है. अभी मैं आपको PYQ मैं भी कुछ कराऊंगा आज, आपको उसमें दिखेगा कि बहुत मतलब कैलकुलेशन मांग रहा है. जो भी क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस वाले, काफी क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी कराते हैं. तभी तुम लोगों को कहता हूं कि आप जो है कैलकुलेशन को जितना ज्यादा साउंड बनाओगे, रैंक उतनी ज्यादा अच्छी आएगी. और उसका तरीका एक ही है कि आप क्लास में मेरे साथ कैलकुलेशन करो. तो यहां पर अपने पास ये P होगा. मान लीजिए मोमेंटम है, ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्टेड है. ये रिफ्लेक्टेड है. ठीक है, और ये अपना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ये अपना अभी मान के चल रहे हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ठीक है, तो कुछ मोमेंटम ये लेके आया जस्ट बिफोर. तो ये P इसका मोमेंटम है, P फॉर मोमेंटम है ना, और ये एंगल थीटा है और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मानते हो? तो ये जो P है, इस P का अगर आप कंपोनेंट लोगे, ये जो आपको P है ना, तो इस P का अगर आप कंपोनेंट लोगे तो आपको क्या दिखेगा? मोमेंटम में क्या चेंज आया आफ्टर रिफ्लेक्शन? मोमेंटम में क्या चेंज आया आफ्टर रिफ्लेक्शन? देखो, जो मोमेंटम का कंपोनेंट पैरेलल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन है वो तो एज इट इज रहेगा. जो मोमेंटम का पैरेलल टू द प्लेन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, आप देख पा रहे हो. ये मोमेंटम जो थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. ठीक है, और उसी तरीके से अपने पास ये एंगल भी थीटा ही होगा. ठीक है, तो अब आपके पास क्या मिलता है? P cos थीटा. ये आएगा इधर P cos थीटा, और ये होगा अपना P sin थीटा. यहां पे फिर से ये हो जाएगा P cos थीटा, और ये हो जाएगा P sin थीटा. ये देख पा रहे हो? नहीं भाई, आप फ्रेश टॉपिक से ही स्टार्ट करिए भाई प्रणय. ठीक है, आप जो है वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करिए, बेटर रहेगा. P साइन थीटा, P साइन थीटा, और ये P cos थीटा, ये P. तो चेंज इन मोमेंटम, भाई प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर का मतलब कोई फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा. ठीक है, कोई फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा, मानते हो कि नहीं? तो फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा. ये अपना रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, हैविंग एरिया ए, बाद में लिख लेंगे अभी. तो ये बताओ कि इस रेडियंट, ये जो लाइट आई है, ईएम वेव आया है और यहां से रिफ्लेक्ट करके गया है, तो व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम है ना, क्या बोलोगे आप? डेल्टा पी, डीपी, जो भी आप बोलो. तो चेंज इन मोमेंटम जैसे डेल्टा पी बोल रहे हो, वो क्या हो जाएगा? आप P साइन थीटा और P साइन थीटा, तो वो तो अपने पास क्या रहेगा? वो जीरो ही होगा. ये फाइनल P साइन थीटा माइनस P साइन थीटा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा. एक्स डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, वाई डायरेक्शन में चेंज है, और वो लिखा जाएगा 2P cos थीटा फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ माइनस 2P cos थीटा. केवल वाई डायरेक्शन की वजह से चेंज मिलेगा, और वो हो जाएगा, ये 2P क्यों लिख रहा हूं? तो P cos थीटा माइनस ऑफ माइनस P cos थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास 2P cos थीटा. देख रहे हो? 2P cos थीटा, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम.
ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम 2p cos थीटा हो जाएगा। अगर आप फोर्स की बात करते हो तो न्यूटन सेकेंड लॉ याद करो, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। F जो होगा वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, याद है सभी बच्चों को? यही तो फोर्स बोलते हो, F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर मैं पर सेकेंड की बात करूं, है ना, फोर्स एक्टिंग पर सेकेंड, तो फोर्स एक्टिंग पर सेकेंड, तो फोर्स एक्टिंग पर सेकेंड आप क्या बोल सकते हो? फोर्स एक्टिंग पर सेकेंड आप जो बोलोगे, मतलब डेल्टा टी 1 है, वो F इक्वल टू डेल्टा पी हो जाएगा। पर सेकेंड पे अगर बात करोगे तो F डेल्टा पी के बराबर ही होगा। हाँ बिल्कुल, एवरेज फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एवरेज फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या आप F डी टी करोगे 0 से डेल्टा टी, तो एवरेज फोर्स भी बोल सकते हैं। फोर्स एक्टिंग पर सेकेंड आप एवरेज फोर्स भी बोल सकते हो, बिल्कुल आप एवरेज फोर्स भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप यहां पे बोल सकते हो इट इज 2p cos थीटा, और अगर वेक्टरली लिखो तो वो j कैप है, वेक्टरली लिखो तो वो j कैप है, ठीक है, 2p cos थीटा। एंड व्हाट अबाउट योर p? p अभी आपने लिखा था इट इज e बाई सी, p अभी आपने लिखा था इट इज इक्वल टू e बाई सी। तो अगर आप इसको मैग्नीट्यूड की बात करें तो f अपने पास होगा 2p cos थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं 2e बाई सी cos थीटा, ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा। अच्छा, इसको जनरली हम लाइट की क्या करते हैं, लाइट या ईएम वेव की एनर्जी से मतलब रखते हैं, ठीक है, एनर्जी से मतलब रखते हैं, लाइट की हम बेसिकली एनर्जी से मतलब रखते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि इंटेंसिटी से, तो इंटेंसिटी अगर आई हम बोल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव या लाइट वेव जो भी बोलो, तो एनर्जी को इंटेंसिटी से कैसे रिलेट करते थे? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और टी यहां पर 1 सेकेंड है, एक तरीके से पर यूनिट सब चल रहा है, तो पर सेकेंड है ना, इंटेंसिटी पर सेकेंड, टी अगर अपना 1 सेकेंड है, तो अगर पर सेकेंड की बात करते हैं मतलब एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो पर सेकेंड कर रहे हैं अगर हम, तो आई अपने पास हो जाएगा E बाई ए ओनली, ये पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड की बात करें तो इसकी वैल्यू यहां पे रखोगे तो आपको एक जनरल फॉर्मूला मिलता है, F इज इक्वल टू 2 बाई सी, और E को लिख सकते हो आप I बाई ए cos थीटा, और इस F इंटू ए को क्या लिख सकते हो, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, F इंटू ए इज इक्वल टू 2i बाई सी cos थीटा, और ये अपना हो जाएगा प्रेशर, ये कैपिटल P प्रेशर के लिए बोल रहा हूं, तो 2i बाई सी cos थीटा। तो मैंने बहुत जनरल डिराइव किया है, 2i बाई सी cos थीटा, दिस इज द रेडियंट प्रेशर का फॉर्मूला। बाकी कुछ याद रहे चाहे ना रहे, फॉर्मूला ये जरूर याद रखिएगा। तो दिस इज योर रेडियंट प्रेशर, और ये पर सेकेंड पे ही है सब, दिस इज द रेडियंट प्रेशर, ये अपना है रेडियंट प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट, 2i बाई सी cos थीटा। स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं बताऊंगा भाई, आपको स्पेक्ट्रम रटना है, ठीक है, मैं क्या बताऊं उसमें, स्पेक्ट्रम में जो भी आएगा उसको आपको रटना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो स्पेक्ट्रम के मिल जाएंगे, ठीक है, आपकी बोर्ड की किताब में स्पेक्ट्रम पे चार्ट है, उसको उसके यूजेस और उसका रेंज वो आपको रटना है। तो आपके पास 2i बाई सी cos थीटा, ये क्लियर है सभी को? तो 2i बाई सी cos थीटा, दिस इज योर रेडियंट प्रेशर फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब मान लीजिए इसको आप इसमें से बहुत सब केसेस भी निकाल सकते हो कि हमारा
परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, सरफेस जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो, तो आप इजीली बता सकते हो। पर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस क्या हो जाएगा, केवल एक पी रहेगा, मतलब लाइट रे इधर आ रही है और ये पूरी एब्जॉर्ब हो गई, लाइट रे आ रही है और पूरी एब्जॉर्ब हो गई, मतलब ये पी आया और ये पी का ये कंपोनेंट पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, तो ये एब्जॉर्ब हो गया, इधर कोई लाइट रे नहीं आ रही है, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, है ना। तो एक ही कंपोनेंट बचेगा भाई, ये अपना थीटा है, ये थीटा है। तो P का शायद सब लोग समझ गए होंगे, तो यहां पर अपने पास जो ये आएगा P cos थीटा और ये हो जाएगा अपना P sin थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए परपेंडिकुलर वाला तो 2 हट जाएगा, है ना। तो यहां पे आप प्रेशर P वो आप बोल सकते हो I/C cos थीटा, 2 हट जाएगा फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ये आ जाएगा, ठीक है। ई जो है अपना एनर्जी है भाई, ई अपना एनर्जी है। तो एनर्जी और इंटेंसिटी में रिलेशन कल भी आपने देखा था कि इंटेंसिटी जनरल डिफाइन करते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये जो E/T है ना, ये पावर है और T यहां पे 1 सेकेंड अगर है तो एनर्जी को हम E/A लिख रहे हैं, पर सेकेंड सब कुछ कर रहे हैं, तो वहां से ये आया है। तो दिस इज रेडिएंट प्रेशर फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अब इसी में आपसे ये बोला जा सकता है कि नॉर्मल इंसिडेंस हो, जनरली नॉर्मल इंसिडेंस पे ही क्वेश्चन आए हैं, तो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो मैंने जनरल करा दिया है आपको। नॉर्मल इंसिडेंस है मतलब लाइट रे नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो नॉर्मली अपनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये P मोमेंटम लेके आई और P मोमेंटम लेके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां पे जो रेडिएंट प्रेशर होगा फॉर नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंस, दो केस हो सकते हैं। थीटा तो आपको पता चल गया 0 होगा। If surface is perfectly absorbing, reflecting, तो रेडिएंट प्रेशर P जो होगा वो हो जाएगा 2I/C, ठीक है। और अगर इफ सरफेस is perfectly absorbing, तो जो P हो जाएगा वो हो जाएगा I/C। तो ये जनरली कई बार पूछा गया है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ये चीज आप मैंने जनरल करा दिया है, ये नॉर्मल इंसिडेंस के लिए है, दो केस हो सकते हैं। थीटा अपना 0 हो जाएगा। E=I/A होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होगा, E=I/A। तो इसमें क्या दिक्कत है, I जो होगा वो होगा ही E/A/T, तो T 1 सेकेंड है, E होगा I/A, बिल्कुल। तो हमें मैंने क्या किया है, वही तो आ रहा है भाई, E=I/A, तो वही चीज तो किया है मेरे भाई। E की वैल्यू, अच्छा आप यहां पे परेशान हो, हाँ ठीक है ठीक है, यहां गलती हुआ है।
फोर्स अपॉन एरिया होगा, आप सही कह रहे हैं, यहां गलत हो गया, ये सही है। ई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आई इंटू ए होगा, ठीक है। तो अब यहां से अपना फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा, आप सही कह रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया होगा ना, तब जाके ये प्रेशर बनेगा, ठीक है। ये ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, ई बाई ए होगा, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, पर सेकेंड के लिए। तो ये हो जाएगा अपना रिफ्लेक्टिंग के लिए, क्लियर है। जैसे इसी में मैं एक क्वेश्चन दूं, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं, कि मान लो एक कोई मटेरियल है जो फोटोन एब्जॉर्ब करता है ना, और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को इसका टाइम पीरियड पता है, सीरीज पैरेलल, ये मुझे नहीं पता, मैं मैकेनिक्स से रिलेट करके एक क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं। और यहां से कोई फोटोन आते हैं बहुत सारे, आई इंटेंसिटी का रेडिएशन इस पे फॉल कराया जाता है, आई इंटेंसिटी का आप इसमें रेडिएशन फॉल करा रहे हो। यहां रेडिएशन जो फॉल हो रहा है वो कितने रेडिएशन का है, आई, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई, आई जो है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका मास एम ले लेना, ये स्मूथ है, तो हमें बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। एरिया ए है, ए इज द फेस एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में हमें एक मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बताना है, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, तो यहां पे जब रेडिएशन इमिट होगा और यहां पे एरिया है, तो बताओ ये इसको पीछे कौन चलाएगा, ये अभी नेचुरल लेंथ में लिख देता हूं, इनिशियली स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ पे है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, 2IA/3KC, ओके। तो सबसे पहले सभी बच्चे देख रहे हैं कि जो अपने 3 स्प्रिंग लगे हुए हैं, है ना, बहुत बच्चों को हो सकता है ये ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स रिलेटेड है। तो ये के और के, ये तीनों किस में होंगे भाई, पैरेलल में होंगे, क्योंकि इन तीनों का कॉम्प्रेशन या एलोंगेशन सेम होगा, मानते हो। तो अगर स्प्रिंग्स में कॉम्प्रेशन या एलोंगेशन सेम होते हैं तो वो पैरेलल ट्रीट होते हैं, और पैरेलल में इनका के इक्विवेलेंट जो होता है वो सीधे सीधे रेजिस्टेंस के सीरीज वाले के जैसा होता है, ये सबको पता है। तो यहां पे के इक्विवेलेंट पहले लिख सकते हो, तो के इक्विवेलेंट जो होगा वो अपना 3K हो जाएगा। तो आप इससे तो हेडेक हो गया आपका, खत्म हो गया, एक स्प्रिंग बना लिया। अब यहां पे इसको इधर कौन मूव कराएगा, ये रेडिएंट प्रेशर की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू रेडिएशन, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो एफ हो जाएगा रेडिएंट प्रेशर P इंटू एरिया ए, और रेडिएंट प्रेशर क्या हो जाएगा, इट इज परफेक्टली, कुछ दिया है मैंने, देना पड़ेगा ना, प्लेट कैसा है ये देना पड़ेगा मुझे, प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, दे देता हूं, प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ये देना पड़ेगा मुझे,
प्लेट जो है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ठीक है। तो प्लेट परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो इस पे जो आएगा वो आएगा I बाई सी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, अपॉन ए, ठीक है। ये फोर्स होगा। अब ये जो भी फोर्स होगा ये स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है। ये इसको कॉम्प्रेस करेगा, तो कॉम्प्रेस करते करते क्या होगा, अपना एक इक्विलिब्रियम पोजीशन ले जाएगा, मानते हो। तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रेडिएंट प्रेशर का जो फोर्स होगा वो kx के बराबर होगा। तो एट इक्विलिब्रियम ये जो फोर्स है आई ए बाई सी वो किसके बराबर होगा, 3kx के। तो यहां से जो अपने पास मान लीजिए एक्स नॉट ले लेते हैं, लेट कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग बी एक्स नॉट। तो एक्स नॉट हमारे पास कितना आ जाएगा, आई ए अपॉन 3kc। बट ये इक्विलिब्रियम का होगा, सभी बच्चों को पता है कि ये यहां पे रुकेगा नहीं। जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये एसएचएम वाली बात जो बता रहा हूं। तो इतना ही अभी और कॉम्प्रेस होगा, ठीक है। तो एक्स मैक्स जो होता है इस केस में वो इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, 2x नॉट। तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 2IA अपॉन 3kc, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो, है ना। तो 2IA अपॉन 3kc ये हो जाएगा, 2IA अपॉन 3kc हो जाएगा अगर आपसे मैक्सिमम पूछेगा। अगर आपसे इक्विलिब्रियम पे पूछेगा तो ये होगा। तो बहुत बच्चे यहां पे मिस करेंगे, कुछ बच्चों ने किया भी है तो मिस किया है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये इक्विलिब्रियम का है, मैक्सिमम जो होगा एसएचएम तो थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है। ठीक है भाई, वंस आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वैसा पढ़िए, ठीक है। कुछ रिकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं रिकॉर्डिंग देखिए, जैसा आपको समझ में आए। चलिए, तो ये कहानी थी आपकी एक कॉन्सेप्ट की, रेडिएंट प्रेशर की, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत आपका और हेल्प हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। मैग्नेटिक फील्ड की एक वेक्टर क्वांटिटी आपको दिया हुआ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही घटिया सवाल है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि आपको बी एम्पलीट्यूड, ये बी नॉट है, तो बी नॉट आपको गिवन है। तो सभी बच्चों को पता है ई नॉट अपॉन बी नॉट, ये सब फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं, इसीलिए इस पे ये आप अगर अच्छे से पढ़ चुके हो तो आप खुद ही कर ले जाओगे, सब क्वेश्चंस खुद ही कर ले जाओगे। ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू बताया था सी होता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो ई नॉट जो होगा बी नॉट इंटू सी। तो पहले तो वैल्यू निकाल लें, वो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। तो मैग्नीट्यूड आ गया 6, मैग्नीट्यूड आ गया 6। शक्ति भाई इसका आंसर डी दे रहे हैं, किस खुशी में तुम डी दे रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे निकाल तो लो, डी कहां आ रहा है यार, ई नॉट जो है 6 आ रहा है। अब आप डायरेक्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, आप सबको पता है कि ई कैप क्रॉस बी कैप इक्वल टू वी कैप, याद है सभी को। ये 3 यूनिट वेक्टर ऐसे होते हैं। वी कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अपने पास इस तरीके से। तो ई कैप क्रॉस बी कैप, ई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई कैप की वैल्यू हमें निकालनी है। बी कैप हमें पता है, बी कैप कितना है जे कैप, और वी कैप कितना है। वी कैप को आप यहां से देखोगे, देखो इधर, वी कैप को आप यहां से देखोगे, ये के एक्स प्लस ओमेगा टी है। दिस इज जस्ट लाइक के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो मैंने तुम लोगों को कहा था कि इसको देखा करो,
साइन के अंदर जो आर्गुमेंट होगा वही उसी डायरेक्शन में अपना वेव प्रोपागेट करेगा, उसी एक्सिस में। अगर यहां x लिखा है तो वेव प्रोपागेशन x में होगा, अगर यहां z लिखा है तो वेव प्रोपागेशन z में होगा। साथ में यहां पे प्लस साइन है, तो प्लस साइन का मतलब बताया था, कल ही बताया था कि दो टाइप की वेव होती हैं, a साइन kx माइनस ओमेगा टी और y इक्वल टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो a साइन kx माइनस ओमेगा टी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और a साइन kx प्लस ओमेगा टी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो यहां पर ये हमें पता चल चुका है कि ये माइनस आई कैप में प्रोपागेट कर रहा है, ये माइनस आई कैप में प्रोपागेट कर रहा है। तो यहां और क्या होगा, एक ही बचता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो k बचता है, तो k क्रॉस j होगा। तो k क्रॉस j, तो k क्रॉस j क्रॉस के आई होता है, k क्रॉस j माइनस आई। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर इसको आप, इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पॉजिटिव z एक्सिस होगा। तो अब देख लो यहां पे पॉजिटिव z एक्सिस कहां दिख रहा है, C, ये गलत है। पॉजिटिव z एक्सिस आपके पास ये है, ये होगा इसका आंसर। तो C इज आवर आंसर, ठीक है, C इज आवर आंसर। ये आंसर गलत है, ठीक है, ये जो स्टार मार्क आंसर है गलत है, ये होगा इसका आंसर C। क्लियर है सभी को? चलिए, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 4.425 माइक्रोएम्पेयर इज डेवलप इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वोल्टेज इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कह रहा है। द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आपको निकालना है। तो क्या क्या गिवन है पहले देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है, इंटीजर टाइप सवाल आया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कल हम लोगों ने देखा था आई डी, वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, है ना। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। अब आप देखिए कि आपको फ्लक्स तो पता नहीं है, बट ये सभी को पता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो E इंटू ए होगा। E भी आपको नहीं दिया है, आपको V दिया है। तो V जो होगा दो पैरेलल प्लेट के बीच में, वो E इंटू डी होगा। इसको हम यहां पुट कर सकते हैं। तो फाई E एक तरीके से आएगा V बाई डी इंटू ए। E को हमने लिख दिया V बाई डी, है ना, V बाई डी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब इसको हम यहां ले आए तो आई डी अपने पास आएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A बाई डी बाहर हो जाएगा, dV बाई डी टी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आपको दिया हुआ है 10 की पावर 6। एरिया आपको दे रखा है एप्सिलॉन, ये वैल्यू ये गलत है, ये एप्सिलॉन नॉट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहां पे आप सभी वैल्यू पुट कर दो, आपको D मिल जाएगा। तो D हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना था, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई आई डी dV बाई डी टी। कैलकुलेशन आप करेंगे भाई, तो आप जब ये करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ईएम वेव कंप्लीट हो चुका है भाई शिवम। ईएम वेव का लास्ट बताना था, वो बता चुका हूं मैं। ईएम वेव कंप्लीटेड है, बस मैं क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, वैल्यू रखिए और पुट करिए। ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कर लीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईएम वेव प्रोपागेटिंग इन एक्स डायरेक्शन हैज ए वेवलेंथ ऑफ 8 mm। तो कोई ईएम वेव है जिसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है वो वाई डायरेक्शन में है।
एंड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 60 वोल्ट पर मीटर। ई नॉट आपको दिया हुआ है, जगह बड़ा कम है, तो चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ ईएम वेव इज प्रोपागेटिंग इन वैक्यूम। तो ईएम वेव अपना वैक्यूम में प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस ईएम वेव की में जो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आपको बताना है। ई वाई बी जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखिए दो दो दिया है, ये हटा दीजिए, कॉमा होगा एक तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉमा होगा, है ना, इसे आप हटा दीजिए। तो किस वाले ऑप्शन में ई और बी ठीक ठीक आपको नजर आते हैं? अब ये इतना डरावना सा आपको ऑप्शन नजर आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। कहानी यहां से शुरू होती है। थोड़ा इसको छोटा कर दूं क्या भाई, जगह बनेगा कुछ। देखिए, तो आपके पास ई नॉट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेटिंग इन वाई डायरेक्शन। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो बी नॉट निकाल लो, ई नॉट बाई सी। ई नॉट अपने पास कितना है, 60 है, और सी हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। तो ये अपने पास आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -8, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -7। तो ये आपने निकाल लिया, बी नॉट भी निकाल लिया। अब ध्यान से देखो कि वेव प्रोपागेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, वेव जो है एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है, तो पॉजिटिव एक्स में। तो इसका मतलब ये फॉर्म कैसा होगा, y इक्वल टू समथिंग a साइन kx प्लस ओमेगा टी टाइप। तो यहां पे kx प्लस ओमेगा टी होगा, सॉरी माइनस, पॉजिटिव में है ना, तो kx माइनस ओमेगा टी। वेव प्रोपागेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। इस फॉर्म में आर्गुमेंट में kx माइनस ओमेगा टी होगा, ये आप सभी लोग देख रहे हो, तो कुछ ये kx माइनस ओमेगा टी टाइप होगा। अच्छा, अब हमें ये बता रहा है कि जो अपना ई नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पॉजिटिव जे कैप में है, लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो अब फिर यहां से बता सकते हो कि ई कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू वी कैप। ई कैप अपना जे कैप है, वी कैप अपना आई कैप है, तो बी क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ही होगा, तो बी अपना के कैप होगा। तो ऑप्शंस में देखो कि कहां पर बी अपना के कैप में है और कहां पे ई अपना जे कैप में है। तो आई थिंक सभी में जे कैप और के कैप है, आई थिंक सभी में जे कैप और के कैप है। तो आप एम्पलीट्यूड डिसाइड कर लो, ई नॉट का 60 है, बी नॉट का 2 इंटू 10 की पावर -7 है, यहां केवल 2 है, यहां पे 60 है, ये तो बहुत घटिया सवाल निकला, और यहां पे भी 60 है। तो यहीं पे दिख रहा है कि बी नॉट की वैल्यू यही वाली मैच हो रही है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल केवल बी नॉट से चेक हो जा रहा है। इतना जो दिखा रहा है ये तामझाम केवल बी नॉट से चेक हो जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही रहता है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। अब यहां पे थोड़ा आपको परेशान नहीं होना है। अब ये जो दो कंपोनेंट है, एक तरीके से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये एक्स कैप का मतलब हुआ एक तरीके से आई कैप, और ए वाई कैप का मतलब हुआ जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं,
ठीक है। तो यहां पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट एक्स में ऑसिलेट कर रहा है और दूसरा कंपोनेंट साइनोसॉइडली वाई में ऑसिलेट कर रहा है। इस चीज को देखिएगा। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच पूछा है। अब जिस बच्चे को मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपने अगर पढ़ा है तो एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिलेटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो एच इज इक्वल टू होता है बी बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो आपको यहां पे एच पूछा है ना कि बी पूछा है, ध्यान रखिएगा। और देखिए आपको म्यू नॉट इसीलिए दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप बी निकालोगे, है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, बी निकालोगे और बी के भी दो कंपोनेंट होंगे, बी के भी दो कंपोनेंट होंगे। तो जब बी के दो कंपोनेंट होंगे तो एच भी अपना अकॉर्डिंगली उसी तरह वेरी करेगा। तो बी के पहले कंपोनेंट यहां से निकालते हैं। इस वाले के लिए ये E01 है और इसको आप E02 बोल सकते हो। तो E01 के कॉरस्पॉन्डिंग B01 क्या होगा, तो E01 अपॉन B01 इज इक्वल टू C। तो B01 क्या होगा, E01 बाई C। तो H क्या होगा, H नॉट मैक्सिमम, वो हो जाएगा B01 अपॉन म्यू। इसका मतलब E01 अपॉन म्यू इंटू C। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए कि E01 अपॉन म्यू इंटू C पहले पार्ट का क्या आ रहा है। देख लीजिए कैलकुलेशन कितना करा रहा है। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये कैलकुलेट करेंगे तब जाके आपको ऑप्शंस मैच होना शुरू होगा। इसी तरीके से आप H02 भी निकाल सकते हैं, है ना। H02 जो होगा वो हो जाएगा अपने पास E02 अपॉन म्यू इंटू C। तो H02 भी निकाल लीजिए और डायरेक्शन तो गेस कर ही पाओगे। डायरेक्शन देखिएगा kz माइनस ओमेगा टी, kz माइनस ओमेगा टी। तो वेव प्रोपागेशन किस डायरेक्शन में है, वेव प्रोपागेशन इन z डायरेक्शन प्लस k कैप। तो v कैप आपको पता चल चुका है k कैप है और पहले पार्ट के लिए i कैप है। तो i क्रॉस j आप डायरेक्शन से देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ कैलकुलेट ही ना करना पड़े। पहले पार्ट का ये i है, तो फर्स्ट पार्ट में E01 कैप क्रॉस B01 कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k कैप। E01 अपना i कैप है, तो ये ऑब्वियसली i क्रॉस j होगा इक्वल टू k कैप। तो पहले पार्ट में आपको ay मिलना चाहिए, तो पहले पार्ट में अपना ay यहां पर है, यहां पे भी ay है, यहां पे भी ay है, यहां पे। तो इन्होंने चालाकी करी है, ay सेम दिया है भाई। अच्छा, आर्गुमेंट चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा, ये तो क्लियर है सभी को, आर्गुमेंट वही रहेगा। तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करके आपको एम्पलीट्यूड से डिसाइड होगा। तो प्लीज एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर्स आपको मार्क किया गया है, तो ये एक बार कंफर्म करिएगा। ठीक है, आप पहला वाला कर लीजिए, केवल एक कर लीजिए तो भी फंसेंगे क्योंकि ये 2 बार दिया हुआ है। तो दूसरा वाला करिए, दूसरे वाले में सारे एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, दिस अच्छा इसमें भी 2 हैं। तो इन्होंने काफी चालाकी दिखाई है, आपको दोनों निकालने पड़ेंगे।
तो शायद ये सबको क्लियर है। किसी बच्चे ने देख लीजिए कैलकुलेशन कितना फंसाया जाता है, आपको सब आता है लेकिन आपको बहुत सावधानी से ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी बच्चे ने कुछ किया है तो आंसर कंफर्म करेंगे प्लीज, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर कंफर्म कर लीजिए। -0.8 आ रहा है किस वाले के लिए? अच्छा पहले वाले के लिए, तो ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्योंकि -0, अच्छा माइनस आ रहा है, माइनस तुम्हारा क्यों आ रहा है? माइनस कैसे आ रहा है तुम्हारा? माइनस कैसे पता लगा तुम्हें? अच्छा ये यहां से तुमने सॉल्व किया होगा, तो ये 10 की पावर -1 जाएगा, ठीक है ठीक है। तब तो ये इससे कंफर्म हो जाएगा माइनस वाले से, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप ये टिक कर सकते हो। एक से भी हो जाएगा, एक से भी आपका हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये माइनस में है क्या? यहां माइनस का कोई सवाल तो होता ही नहीं है। यहां माइनस, ये यहां माइनस का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये माइनस का यहां कोई लॉजिक नहीं है, इसे हटाइए। नहीं तो फिर ये माइनस आई कैप होगा, फिर नहीं तो हो सकता है फिर ये माइनस आई कैप हो। तो अगर ये माइनस आई कैप होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां माइनस आई कैप आएगा। तो अगर ये माइनस आई कैप आएगा तो ये माइनस जे कैप होना चाहिए, तभी जाके ये के कैप आएगा, तभी जाके ये के कैप आएगा भाई। तो ये माइनस जे कैप इसीलिए आ रहा होगा, तो ये माइनस जे कैप इसीलिए आ रहा होगा। ये क्लियर है? माइनस अगर आई कैप है वो माइनस है, अगर ये चेक कर लीजिएगा, ये अगर माइनस है तो यहां पे माइनस है, और ये के कैप है तो यहां माइनस जे कैप होना चाहिए ना, तो ये भी माइनस में आएगा फिर। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 56.5 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। अब देखिए फॉर्म जो है वेव के कैसे भी हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ये जब आप वेव, अगर जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्म उसे पता होता है। ए साइन आप इसको ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकते हैं, पाई का फेज होगा बस। तो ये इसी फॉर्म का दिया हुआ है, इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अंदर से हमें क्या लेना था, ओमेगा कॉमन ले लो तो टी माइनस के बाई ओमेगा इंटू एक्स, और ये जो के बाई ओमेगा है इसी को हम वी कहते हैं, वी वेव वेलोसिटी। तो ये फॉर्म भी आपको मिलता है, इसी फॉर्म से सारे फॉर्म बने हुए हैं, मेन फॉर्म यही है, टी माइनस एक्स बाई वी। के इक्वल टू ओमेगा बाई वी है, तो ये के बाई ओमेगा है ना। के जो होता है, एक बार मैं और आपको रिकैप करा दूं, 2 पाई बाय लैम्डा होता है, या के को आप लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा को लिख सकते हो क्या, v इंटू कैपिटल टी, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है, तो ओमेगा बाई वी। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको वेब में काफी यूज होंगे, ठीक है। तो यहां पे के हो जाएगा ओमेगा बाई वी, तो के अपने पास है ओमेगा बाई वी, तो के बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, 1 बाई वी, तो इसीलिए लिखा है इसने ऐसा फॉर्म। तो ये फॉर्म है ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, वी के जगह पे सी है, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वेव, तो इससे कुछ लेना देना नहीं था, बस मैंने आपको बता दिया। आप बिना ये सब जानकारी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको इंटेंसिटी पूछिए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला सभी बच्चों को बताया है। इंटेंसिटी का मतलब हमेशा एवरेज इंटेंसिटी। तो अपने पास हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, कल ही डिराइव हुआ है, बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। यार ये सब मतलब मुझे ऑनेस्टली बताओ तो मेरे सर पे बहुत भार होता है, मुझे मजा नहीं आता है इस तरीके का फॉर्मूला बेस
आदत नहीं है, ठीक है, बट आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, इसलिए ले रहा हूं, आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। फर्क ये नहीं पड़ता कि मुझे क्या अच्छा लगता है, फर्क बस ये पड़ता है कि मेरे कुछ करने से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। एप्सिलॉन नॉट अपने पास ये हो गया, ई नॉट, ई नॉट क्या हो जाएगा ये देखो 56.5। ये जहर टाइप के कैलकुलेशन 3 इंटू 10⁸। अभी पूरा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, और फिर मैच करना पड़ेगा इंटेंसिटी क्या आ रही है, ये पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी इस फॉर्म के लिए कि ये फॉर्म कैसा है। अरे यार क्या ये रोज पूछते रहते हो, इस चैप्टर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं रिक्वायरमेंट, दिमाग चढ़ जाता है फालतू। यहां पर ये अपने पास ये क्लियर है, तो यहां से आप कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिएगा, आंसर आपको मार्क है, कंफर्म कर लीजिएगा। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपको 2 मिनट 3 मिनट भी, शायद 2 मिनट भी नहीं मिलेंगे, ये सब आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको मैं ये फील दिलाना चाह रहा हूं कि कैलकुलेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता है, ठीक बात है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे तभी तो टिक करोगे मेरे भाई, जब आप कैलकुलेट करोगे तभी तो टिक करोगे। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और टिक करना पड़ेगा। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको अभी रफ कॉपी में फटाफट ये करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कैलकुलेशन विद इन द टाइम। कोई आंसर कंफर्म करो अगर जिसने किया है। कैलकुलेटर से मत कर लेना भाई कि कैलकुलेटर से कर रहे हो, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको इस लेवल पे जाके कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं बता रहा हूं। मेंस में देखिए क्या है, मेंस फिर भी लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाते, दैट इज द रीजन। 2 कारण से नहीं हो पाते। एक तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते, तीनों सब्जेक्ट में पूरा थॉरो सिलेबस नहीं पढ़ के जा पाते हैं, और पढ़ के भी जा पाते हैं तो सारा कंटेंट, सारे फॉर्मूले, बेसिक बेसिक चीजें भी नहीं ले जा पाते हैं, भूल जाते हैं। और प्लस ये कैलकुलेशन, ये 2 चीज है। अगर आपने बहुत डेप्थ में पढ़ाई नहीं की है जेईई मेंस के लिए, आपको बेसिक बेसिक चीजें भी पता है हर चैप्टर का, है ना, और आपको कैलकुलेशन आता है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं आप, तो बस आप इजीली कर ले जाएंगे। An electric bulb is rated at 200 watt. What will be the peak magnetic field at 4 meter distance produced by radiation coming from this bulb? Consider this bulb as a point source with 3.5% efficiency. ये बढ़िया क्वेश्चन मिला है, इससे आप कुछ नया चीज भी सीख सकते हैं। देखिए ये अपने पास बल्ब है, बल्ब को पॉइंट सोर्स बना रहा है, बल्ब को पॉइंट सोर्स बता रहा है ये, इसका मतलब बल्ब जो है रोशनी देगा। तो बल्ब की जो रोशनी है वो आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी भाई, आप पढ़ेंगे अभी वेव फ्रंट के फॉर्म में, जैसे आपने चार्ज पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो रेडियल डायरेक्शन में बल्ब की रोशनी जो है ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में ये जो है पॉइंट सोर्स है, तो ये इसका जो वेव फॉर्म होगा ना, वेव फॉर्म जो होगा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। इसको नोट्स में ले लीजिएगा, अपने नोट्स में अलग से लिख लीजिएगा, इसको मैं अलग ही बना दूं तो बेटर रहेगा, एक कॉन्सेप्ट की तरह देख लीजिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में फिर आएगा ये। मैं ये कह रहा था कि जो भी यहां से वेव फ्रंट लाइट निकलेगी, पॉइंट सोर्स अगर मान रहे हो तो पॉइंट सोर्स के लिए ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। अगर स्कूल में थोड़ा बहुत वेव ऑप्टिक्स पढ़ चुके हो तो
प्रिंसिपल पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ऐसे वेवफ्रंट्स बनाएगा और वेवफ्रंट, छोटे छोटे वेवफ्रंट बनाते हुए लाइट आगे प्रोपागेट करेगी, है ना, लाइट प्रोपागेट करेगी ऐसे वेवफ्रंट्स में, स्फेरिकल वेवफ्रंट्स में, ठीक है। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स में लाइट जो है प्रोपागेट करेगी। तो मान लो यहां से तुम्हें पूछा गया है इसका पावर जो है, इस बल्ब का पावर P है मान लो पावर, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, ये जनरल मैं बता रहा हूं किसी के लिए भी, मान लो ये R डिस्टेंस है, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे घटता जाएगा पॉइंट सोर्स के लिए। कैसे, यहां पर आओगे तो ये पूरा जो वेव फ्रंट है, दिस इज योर वेव फ्रंट। अभी जिसको ये वेव फ्रंट के आइडिया नहीं है अभी वो उसे भूल जाए, ठीक है। तो ये प्रोपागेट हो रहा है इस रिपल्स में, स्फेयर बना बना के। तो यहां पे ये पावर जब यहां आएगा तो लाइट की इंटेंसिटी यहां से यहां कुछ चेंज होगी। आप यहां की इंटेंसिटी लिखने का फॉर्मूला देखो, यहां पे जो आई होगा वो लिखा जाएगा पावर P अपॉन कौन सा एरिया, इस स्फेयर का, जिस स्फेयर पे ये पॉइंट है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पावर अपॉन इंटेंसिटी, पावर मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, ये है पावर। तो पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू दिस। तो आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई पॉइंट सोर्स है आर डिस्टेंस पे, उसकी इंटेंसिटी लिखनी है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो उसका पावर अपॉन जितने डिस्टेंस पे आपको लिखना है उतने डिस्टेंस का वो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। इसी को हम यहां यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो अब मुझे बताओ कि पावर आपको दे रखा हुआ है, आपको पीक मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मतलब बी नॉट की वैल्यू चाहिए एट ए डिस्टेंस 4 मीटर प्रोड्यूस बाय रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द बल्ब। लेकिन इसमें भी इन्होंने चालाकी की है कि बल्ब की इफिशियंसी 3.5% है, बल्ब की इफिशियंसी 3.5% है, मतलब जितना पावर वो निकाल सकता था उसका कितना निकाल पा रहा है, केवल 3.5%, ठीक है। तो आपको जो है, तो क्या हम लोग यहां पे डायरेक्ट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आई बी के फॉर्म में, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, याद करो, इंटू सी। ये होता था अपना, ये एवरेज एनर्जी होती थी, एनर्जी डेंसिटी, और इंटू दिस। तो ये जनरल होता था इंटेंसिटी बी नॉट के फॉर्म में। तो बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी, बोलो भाई, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। और इंटेंसिटी को आप क्या लिखेंगे, पावर P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि 3.5% इसकी इफिशियंसी है, तो 3.5 अपॉन 100 भी करेंगे, है ना। इतने की इफिशियंसी 3.5% है, तो 3.5 बाई 100 करेंगे, दैट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। पूरी कहानी अब बी नॉट पे है, यहां भी भरपूर कैलकुलेशन कराया गया है। तो 200 अपॉन 4 इंटू 3.4 पाई, हाँ थोड़ा सा चालाकी बरतेंगे तो शायद कुछ बच जाएगा, 4 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो म्यू नॉट की वैल्यू सभी को पता है क्या होगा, ठीक है। इसको पहले इधर ले आओ, तो P अपॉन 4 पाई को अभी मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। R जो है अपना कितना है, 4 मीटर है, इंटू 3.5 अपॉन 100, और इसको इधर ले आ रहे हो तो 2 इंटू म्यू नॉट। और इस म्यू नॉट को क्या लिख रहा हूं, म्यू नॉट सबको पता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 ये म्यू नॉट हो जाएगा, और C नीचे आ जाएगा, C आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8। इस पूरे का अंडर रूट, देख रहे हो कैलकुलेशन का लेवल। हालांकि यहां पर आपको थोड़ी राहत मिल रही है, ये 4 पाई से कैंसिल होगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा कर ले जाएंगे। तो यहां से अपना जो है मैच करा लीजिए आंसर, ठीक है। तो यहां से एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपने और सीखा
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप बता सकते हो। आगे बढ़े भाई, मैच हो गया भाई सभी का आंसर, ओके। Electric field of plain electromagnetic wave propagating through a non-magnetic medium is given by this. The dielectric concept of the medium is equal to. यहां पे इन्होंने बोल रखा है कि म्यू आर को आपको 1 लेके चलना है, तो ये क्वेश्चन भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है ई आर के बराबर होता है। कहानी जो आपकी टिकी है वो सी पे टिकी है, मीडियम में। तो वी मीडियम आप बोलते हो सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू ई आर। ई आर ही अपना डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो वीएम कैसे निकालें, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो भाई, तो इसको जब कंपेयर करोगे तो ओमेगा तुम्हें है 2 इंटू 10 की पावर 10 और k तुम्हारे पास है 200। तो v अभी अभी बताया था, k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी। ये अभी हमने रिलेशन मैंने आपको अभी बताया था ना एक क्वेश्चन में, ये देखिए k इक्वल टू ओमेगा बाई वी, ये अभी मैंने इसीलिए बताया था k इक्वल टू ओमेगा बाई वी। इसको यूज करके आप v निकाल सकते हैं, इसको यूज करके आप v निकाल सकते हो ना। तो k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, तो v क्या आ जाएगा, ओमेगा बाई के। ओमेगा अपने पास है 2 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8। तो v आ जाएगा 10 की पावर 8। हाँ, स्टार वाला आंसर शो कर रहा है बिल्कुल, ये तो मैं बहुत देर में पता चला, ये तो मैं बहुत देर में पता चला। तो v जो है ये आ जाएगा। अब यहां से आपको vm पता है, ये vm होगा, समझ में आ गया ना। ये अपने पास vm होगा, ये है vm। तो vm आपने मीडियम का निकाल दिया, 10 की पावर 8 है, तो ये 10 की पावर 8 इक्वल टू c होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में अंडर रूट म्यू आर इंटू ई आर। म्यू आर को 1 बोला है, तो ई आर जो हो जाएगा स्क्वायर कर दो, ये कट ही गया, ये हो जाएगा 9। तो ये 9 आंसर आ जाएगा इसका, इसका 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितनी आसान पढ़ाई है बताओ, कितनी आसान पढ़ाई है, मजा आ रहा है ना। ऐसे ही रोज मैं आऊं और पीवाईक्यू लेके आऊं, केवल 2-4 फॉर्मूले और थ्योरी बता दूं, और केवल जेई मेंस के पीवाईक्यू लेके आऊं जो दुनिया कर रही है, और बहुत बड़े बड़े स्टार फैकल्टी बने हुए हैं वो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो यही पीवाईक्यू चल रहा है। अरे इससे फिजिक्स थोड़े ना होता, असली फिजिक्स पढ़ने के लिए तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को बहुत समर्पण और संयम दिखानी पड़ती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E इक्वल टू E नॉट साइन ओमे। देखो ये वही फॉर्म आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला। ठीक है, द एनर्जी कंटेंट इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में एनर्जी बतानी है। सिलेंडर मतलब यहां कोई एक्चुअली सिलेंडर नहीं रखा है, एक्चुअली कोई सिलेंडर नहीं रखा है। मैंने डेरिवेशन कराया था तुम लोगों को कि यहां पे एनर्जी जा रही है, ये एनर्जी का कोई प्रोफाइल है, तो ये T इक्वल टू 0 पे है, तो यहां से ये यहां पास हो गई T इक्वल टू T पे विथ वेलोसिटी c, है ना। तो ये जो सिलेंडर आपने बनाया है कितनी यहां से पास हो रही है, ये चीज है। तो सिलेंडर कोई नहीं रखा हुआ है, तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है ना, स्पेस में एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लिए हो, स्पेस में एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लिए हो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, द एनर्जी कंटेन्ड इन ए सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम v इज दिस, द वैल्यू ऑफ v इज। तो आपको वॉल्यूम बताना है। कहानी शुरू करोगे इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी,
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। और एनर्जी, ये इसी को आप क्या बोलते हो, एनर्जी डेंसिटी क्या बोलते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हटा ही दो, इसको सी को भी हटा दो। ये है क्या एक तरीके से एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहीं से आ जाएगा, इंटेंसिटी की जरूरत ही नहीं है। ये क्या है, टोटल एनर्जी डेंसिटी। यही तो है। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम ही पूछा है आपसे, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2E अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अच्छा, ई और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एनर्जी है। तो एनर्जी ई आपको कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 5.5 इंटू 10⁻⁻12। तो 2 इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ई नॉट। ई नॉट देखो कितना दिया है, 50 का स्क्वायर। आंसर मैच करो। अबे भाई, जब जेई मेंस के लिए एनफ है तो हाफ ईयरली के लिए काहे नहीं एनफ है। हाफ ईयरली में और आप देख लीजिएगा और क्या क्या आपकी थ्योरी है, थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, डेफिनेशन लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे यार ये सब बातें मत किया करो यार, हाफ ईयरली प्री बोर्ड, ठीक है, ये सब मैं इंटरटेन नहीं करूंगा, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे आप, वो तो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ ये जेई मेंस, क्योंकि इसमें आपका जो है, इसमें आपका भला छुपा हुआ है, ठीक है। नहीं तो ये सब टॉपिक भी, ये क्लियर है। तो तुम प्री बोर्ड की बात करोगे, उसके बाद से फिर अपने हाफ ईयरली की बात करोगे। इन सब से ऊपर उठ जाओ भाई, इन सब से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो अगर, तो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन। तो चेक कर लो भाई आंसर ये आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप फिर डरे रहोगे हमेशा, स्कूल में, टेस्ट में, इन्हीं सब में डर डर के रहोगे। पढ़ाई करो, सब सही हो जाएगा, सबका एक ही इलाज है, दबा के पढ़ो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इक्वल टू बी नॉट आई प्लस जे बाई √2 cos kx माइनस ओमेगा टी। मतलब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, मानते हो। देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। इसके यूनिट वेक्टर से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ना ये एक्स में है ना ये वाई में है, ये एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा, ये बी कैप, मानते हो ना, ये 45 डिग्री है, दिख ही रहा है। तो यूनिट वेक्टर इसी से समझ में आ रहा है, cos 45 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो बी नॉट आई प्लस जे √2 दिस वन, वेर आई कैप जे कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ये कुछ हमको अच्छा लग रहा है सवाल। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड द इलेक्ट्रिक चार्ज Q1, अच्छा, Q1 इक्वल टू 4 पाई कुलम एंड Q2 इक्वल टू 2 पाई कुलम। बहुत बढ़िया, दो चार्ज भी रख दिया इसने, और उन चार्ज का लोकेशन है Z एक्सिस पे, है ना, Z1 और Z2। इस चार्ज का लोकेशन Z एक्सिस पे है पाई बाई के, इस चार्ज का लोकेशन है 3 पाई बाई के। हैव द सेम वेलोसिटी ऑफ दिस। अच्छा, ये मूव भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये चार्ज जो है इस सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं किसी प्लेन में, और वो प्लेन क्या है, प्लेन में नहीं कर रहे हैं, वो कैसे मूव कर रहे हैं, Z एक्सिस के लॉन्ग। ये जो दो चार्ज आप रखे हो, ये दोनों चार्ज Z एक्सिस के लॉन्ग 0.5 CI से, अच्छा 0.5 CI है, मतलब ये Z एक्सिस पर तो है लेकिन X डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेयर C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए अच्छा सवाल शायद पूछा है, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 एंड Q2। बहुत बढ़िया भाई,
रेशियो ऑफ Q1 और Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ये बताओ कि ये EM वेव है, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा QE का भी फोर्स लगेगा और QV क्रॉस B का भी फोर्स लगेगा, मानते हो? इन दोनों चार्जेस पे QE वेक्टर का भी फोर्स लगेगा और प्लस QV क्रॉस B, बिल्कुल दोनों मिला के लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बिल्कुल भी दिया नहीं है, आप देख पा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड गायब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब है तो हम लिख सकते हैं, खैर ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो E नॉट अपॉन B नॉट इज इक्वल टू C। तो चलो B नॉट लिख तो लेंगे, मतलब E नॉट लिख तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा C B नॉट। लेकिन मेरा एक चालाकी ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इन चार्जेस पे लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तुम्हें बताना है। तो पहले इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर अपना जो B है वो XY प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है और वो लाइन ऐसी है, यहां लगेगा थोड़ा दिमाग। ये अगर XY प्लेन है और मैं कह रहा हूं कि अगर अपना जो B वेक्टर का ऑसिलेशन ऐसा है, तो बट ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसा होगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इधर ऑसिलेट कर रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर ऑसिलेट कर रहा है, तो मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना 45 डिग्री पे। तो अगर आप इसे B बोल रहे हो, B कैप अगर बोल रहे हो, तो E कैप आपका ऐसा होगा, बोलो। तो E कैप अपना ऐसा होगा, मानते हो कि नहीं? तो दोनों 45 पे, और अपना जो चार्ज है वो Z एक्सिस पे रखा हुआ है और V की तरफ मूव कर रहा है, लोकेटेड एट दिस। तो ये Z एक्सिस की तरफ रखा हुआ है, हैव द सेम वेलोसिटी V। तो Q V क्रॉस B करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फोर्स लगेगा कि नहीं, ये डिसाइड कर पा रहे हैं आप लोग? उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा कि नहीं, वो बताइए। हालांकि अब ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या ये दोनों फोर्स पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोपागेट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेट किधर कर रही है? देखो Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेट कर रही है तुम्हारी Z डायरेक्शन में। प्रोपागेशन Z डायरेक्शन में है, ओके। ये Z डायरेक्शन में प्रोपागेशन है, ये अपना 45 डिग्री पे है ये, तो ये इधर इधर ये भी 45 पे ही होगा, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे ही कुछ होना चाहिए। बताइए भाई, आप लोग बताइए कुछ। पहले तो क्यू वी क्रॉस भी निकालना चाहोगे तो क्यू वी क्रॉस भी पहले निकाल लो। वी की डायरेक्शन आपको पता है ना? वी की डायरेक्शन हमें पता है, वी अपना किधर है? के कैप में। और बी जो वेक्टर है, बी वेक्टर अपने पास कितना है पूरा? वो है बी नॉट कॉस। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इस पे इसकी वैल्यू निकलेगी। पहले जरा चेक करो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। Q1 Q2 जहां पे लोकेटेड है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, तो यहां तो t 0 हो गया, और ये x ये z का दिया हुआ है, तो पहले ये z हमें z कोऑर्डिनेट पता है और t 0 है, तो यहां पे वैल्यू तो निकालो पहले। cos कितना आ जाएगा? ये
के और z हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा पाई बाई के, t तो 0 ही था, तो b1 वेक्टर कितना आ जा रहा है, b1 दो वेक्टर हैं क्या, मतलब इस पे, इस वाले पे b1 मान लेते हैं उसको, तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, b इस समय b1 मान लेते हैं एट t इक्वल टू एट x इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू पाई बाई के। तो ये b1 मान लेते हैं, ये कितना आ रहा है हमारे पास b1, ये माइनस बी नॉट आ रहा है, माइनस बी नॉट, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, तो माइनस बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2। ठीक है, इसी तरह से b2 निकाल लोगे, b2 क्या हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 3 पाई बाई के एंड t इक्वल टू 0। तो यहां से आप b2 निकालोगे, फिर q v क्रॉस b कर लो, दोनों में b सेम आ रहा है, 3 पाई बाई के पे कितना आएगा देखो, हाँ सही कह रहे हो, दोनों में सेम आएगा, ये जो होगा माइनस बी नॉट आई प्लस जे कैप अपॉन √2 यही आएगा। तो क्यू वी क्रॉस बी, इसको के के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्यू के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो एफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अपने पास आ जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, है ना। तो b1 और b2 दो वेक्टर है, तो नेट वेक्टर अपने पास कितना आ रहा है, अच्छा दो अलग अलग है ना, दोनों चार्ज के लिए अलग है, तो q1 पे कितना हो जाएगा, q1 पे हो जाएगा, ये वेलोसिटी भी सेम है, वेलोसिटी भी आपकी सेम है ना, हाँ वेलोसिटी सेम है, तो क्यू वी क्रॉस बी करो, अच्छा वैल्यू Q1 और Q2 की अलग है, तो इन्हीं के रेशियो के बराबर होगा भाई, है ना, Q1 V दोनों का सेम है, तो V क्रॉस B1, और ये दोनों तो सेम है, V क्रॉस B1 सेम आएगा, FB1, FB2 जो आएगा वो आएगा Q2 V क्रॉस B2, तो V क्रॉस B1 और V क्रॉस B2 सेम आएगा, ये Q1 और Q2 का रेशियो बस आ जाएगा, तो Q1 और Q2 4 पाई और ये 2 पाई, तो ये अपने पास आ जाएगा 2:1, ये आ जाएगा 2:1, कुछ करना ही नहीं था। I प्लस जे जो लिखा है मैंने समझा दिया ना तुम्हें, ये I है ये J है, मतलब इसका जो वेक्टर है ये XY प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, हालांकि थोड़ा सा आपने आइडिया लिया तो इससे दिख रहा है कि ये B तो B की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रहा है, B1 और B2 सेम है, V सेम है, तो ये तो हट जाएगा, इन्हीं का रेशियो आएगा, इनका मैग्नीट्यूड चार्ज का रेशियो के बराबर है। पर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर नहीं किया है मुझे लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसिडर करोगे, बहुत बढ़िया सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस दो पॉइंट्स पे 0 आने वाली है। कैसे भाई, अगर ये कॉस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा साइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो पाई/2 का फेज डिफरेंस होता है, तो E0 ये वैल्यू हो जाएगी कुछ I माइनस जे अपॉन √2, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा, तो -I प्लस जे, -I बहुत बढ़िया सवाल मिला, और ये साइन, इसको तो आप साइन लिखना पड़ेगा, cos kx प्लस पाई/2, ये साइन में जाएगा, kz माइनस ओमेगा टी। अब आप देखो कि t इक्वल टू 0 पुट करो यहां पे, और z की वैल्यू एक बार π/k पे और 3π/k पे, ये पूरी वैल्यू इसकी 0 आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो बहुत बढ़िया सवाल था, हालांकि कोई इतना सोचेगा नहीं, है ना। तो E की वैल्यू जो है इतने पे E की वैल्यू 0 आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा बिल्कुल, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा,
केवल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो केवल चार्ज के रेशियो के बराबर होगा। एक सवाल मुझे अच्छा लगा करके, बस इसमें यही सवाल मुझे थोड़ा अच्छा लगा करके। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस वन। इफ द वेव फॉल्स नॉर्मली ऑन ए रिफ्लेक्टिंग perfectly reflecting surface having area of 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द रेडिएशन प्रेशर, देखो प्रेशर का क्वेश्चन आया हुआ है, if the radiation pressure exerted by EM wave on the surface during 10 minutes exposure is, देखिए ये 10 मिनट मतलब एक इंटरवल है, तो ये एक तरीके से एवरेज हो गया है ना। 10 मिनट का मतलब हो गया कि आप एवरेज एनर्जी लोगे या एवरेज एनर्जी डेंसिटी लोगे। तो अब यहां से द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको गिवन है। प्रेशर के लिए आपको इंटेंसिटी की जरूरत है और परफेक्टली कैसा सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है भाई, तो ये हो जाएगा 2I/c। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, क्या नॉर्मल इंसिडेंस है? यस, नॉर्मल इंसिडेंस है। ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप तो कर ही ले जाओगे। आई की वैल्यू, इंटेंसिटी निकालना बड़ी बात नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी पता है और वो एवरेज एनर्जी लोगे आप। क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, है ना, यही आपके पास हो जाएगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट आपके पास कितना है, देखना जरा, 8.85 ही होगा इंटू 10 की पावर -12। ई नॉट क्या है? 200 cos kx माइनस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा अपना ई नॉट। तो 200 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ये अपने पास आई आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू यहां पुट करो, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 कटने वाला है ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 कटने वाला है। तो हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में किया करो, काफी कुछ अगर कटने वाले होंगे वो कट जाएंगे। तो अपने पास फाइनली आएगा 2 इंटू, ये तो कट गया इतना पोर्शन, हाफ इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 200। तो ये 4 और ये 4 कट जा रहा है। अच्छा ये स्क्वायर है, तो ये 4 और ये 4 तो कट जा रहा है। पावर एडजस्ट करो बस, तो पावर एडजस्ट करोगे तो ये 4 है ये, और ये 8 है। तो P इक्वल टू 8.85 को राउंड ऑफ करके हम 9 ले लेंगे, है ना। कुछ और छूट रहा है क्या भाई, देखना जरा। इसमें कुछ और छूट रहा है क्या, देखो। रेडिएंट प्रेशर में हमें एनर्जी इंटेंसिटी हमें पता चल चुकी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, और इसको 2I परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग था तो 2I/c कर दिया। तो 2I/c, उस C से ये I वाला C कैंसिल हुआ, और तो 2 भी तो कैंसिल हो रहा है। एक मिनट, तो इस I की वैल्यू जब यहां पुट कर रहे हो, पहले मैं एक्सप्रेशन में ही कर लूं। I की वैल्यू अगर रख रहे हो तो प्रेशर अपने पास है 2/c इंटू I, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। तो C से C कटा, 2 से 2 कटा, तो प्रेशर तो केवल यही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ई नॉट। ई नॉट है अपना 2, तो 4 इंटू 10 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करो, देखना। -3520 इंटू 10 की पावर -8,
नहीं -8 क्यों, अच्छा ये 2 इधर भी गया है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 10, 14, तो ये 14 ये 10, तो ये आ जाएगा 352 इंटू 10 की पावर -9 आ गया ना। तो 352 आ रहा है ना, चेक करो जरा, 352 आ रहा है, 4 कहां आ रहा है, 354 कहां आ रहा है? अच्छा ये 30, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आएगा। तो यहां पे अब इसको आप P को लिख सकते थे 354 अपॉन में 10 की पावर 9, और ये x आपसे पूछा है तो यही x हो जाएगा, यही x हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने और स्लाइड में सेलेक्ट किए थे, वो आपको भेज दूंगा, आंसर उसमें मार्क है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रहेंगे, बाकी में भी आप देख सकते हैं। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये जो स्पेशल टॉपिक है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं और इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो आपको एक स्कोरिंग फैक्टर है ये। ठीक है, मतलब इजी तो सारे ही होंगे जेई मेंस में। ठीक है, इजी तो सारे ही होंगे, बस वो चीज आपको आती है, दिमाग में है, और आपने कोई सिली मिस्टेक नहीं की, आपने कोई फॉर्मूला मिस नहीं किया, तो क्वेश्चंस आपसे ऐसे नहीं होंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो उस चीज के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि एक टारगेट ऐसा फिक्स करिए कि आपका 99.9 कहीं ना जाए, क्योंकि 99 परसेंटाइल पे कुछ नहीं मिलेगा, ये आपको पता है और हमको पता है, बाकी दुनिया को पता हो चाहे नहीं पता हो। कि सुनने में अच्छा लगता है 99 परसेंटाइल, अरे कुछ नहीं मिलेगा 99 परसेंटाइल में। क्या मिलेगा जनरल कैटेगरी को? कोई भी अच्छा एनआईटी नहीं मिलेगा। 1%, 11 लाख का 1%, सीधे सीधे मतलब मोटा मोटे हिसाब, परसेंटाइल का मतलब यही ना, 11 लाख का 1% निकाल लो, तो सीधे सीधे 11,000 रैंक जा रही है आपकी। जो भी मिले, मिलने के लिए तो मिल जाएगा 99 पे, लेकिन वो क्या ही मिलेगा, आपको 99.9 को खेलना है। तो क्या हुआ, एक भाई लिख रहा है तुम कुछ भी हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जनरल ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मेरे भाई, बहुत डिफरेंस नहीं होता। 11,000, बिल्कुल 11,000 आएगा, सही कह रहे हो, तो 11,000 रैंक आएगी। लेकिन ये मोटा मोटे हिसाब है, अभी नॉर्मलाइजेशन मेथड लगेगा तो कहां जाओगे। तो 11,000 में कुछ ना मिलना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलेगा नहीं, बीटेक कर लोगे, बहुत सारे सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। टारगेट रखिए 99.9। लोग कहानी शुरू करते हैं 99.91, 99.999। ठीक है, ट्रिपल आईटी भी नहीं मिलेगा, ट्रिपल आईटी में भी अच्छे, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, हैदराबाद, वो सब कहां मिलेगा। आजकल पता है आपको, बेवकूफ बनाने के लिए आजकल 2 टाइप के ट्रिपल आईटी चल रहे हैं, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट का कोलैबोरेशन से। तो प्योर गवर्नमेंट फंडेड जो है आईआईटी, ट्रिपल आईटी आजकल जो है 2 लोगों के साथ मिलके चल रहा है। जैसे हाईवे बनता है कंपनी और गवर्नमेंट की शेयरिंग से, वैसे ही आजकल अब कॉलेज भी बन रहे हैं। ये सरकार को जो है पढ़ाई लिखाई और कॉलेज से के पैसे में कहाँ डालने का मतलब है, उनके पास पैसे ही नहीं है, बाकी सारी हरामखोरी के लिए पैसे हैं। तो इसीलिए आजकल जो है पार्टनरशिप में हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कॉलेजेस चल रहे हैं आजकल। तो उन कॉलेजेस का क्या भरोसा है, वही चीज है। हाँ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद तो ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इट इज इक्विवेलेंट टू, द प्लेसमेंट इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी पवई का जो कंप्यूटर साइंस का होगा, वही ट्रिपल आईटी हैदराबाद नियर अबाउट प्लेसमेंट्स देता है। तो बहुत रेनॉल्ड है वो। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को, मंडे नहीं ट्यूसडे को। हाँ, ट्यूसडे को मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू करूंगा, ईएम वेव के बाद जो उससे रिलेटेड है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हमें 3 चीज पढ़नी है, जिसमें कि आईटी में जो है वो है इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस फिनोमेना, वेव का जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है दैट इज इन आईटी एडवांस। और बाकी डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो 2 छोटे छोटे टॉपिक है वो भी जो है अपने जेई मेंस में है, ठीक है, तो उसको भी करेंगे। तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स करेंगे ट्यूसडे को, और इसके बाद फिर रे ऑप्टिक्स करेंगे, ठीक है। तो होपफुली 12th का सिलेबस तो बहुत सही टाइम पे आपका खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया से। फिर हमें फाइट मारनी होगी 11th के रिवीजन के लिए, तो 11th के रिवीजन का फिर प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।